कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का वर्ग 10 का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। उसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही क्या है, बिहार बोर्ड वर्ग 10 के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम होता है वहाँ से 2-4 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा और जो पूरा कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्जाम होता है, प्रायोगिक परीक्षाएं जो होती है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, कॉम्पिटिटिव के लिए भी महत्वपूर्ण है और बिहार बोर्ड वर्ग 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, फिजिक्स हो गया, भौतिक विज्ञान, प्रकाश क्या क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्या है, कह रहे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरणें जो गमन करती है तो उसका मार्ग क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे सीधी रेखा में, दूसरा कह रहा है कि टेढ़ी रेखा में, तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका किसी भी दिशा में, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखेंगे, हम भौतिक विज्ञान का एक वीडियो लाए थे, उसमें बताया था कि प्रकाश क्या होती है, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। प्रकाश हमेशा क्या करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। देखिएगा, ये प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम वेग किसमें होता है। जो प्रकाश होता है उसका सबसे कम स्पीड यानी कि सबसे कम वेग किस माध्यम में होता है। तो एक आपका माध्यम दिया हुआ है निर्वात, दूसरा माध्यम है जल, तीसरा है आपका वायु, और डी नंबर ऑप्शन क्या है, कांच। तो मैं बता दूं कि प्रकाश जो गमन करता है तो जिसका घनत्व तो जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश का गमन क्या होता है, उतना ही कम होता है। और जिसमें प्रकाश का क्या होता है, जिसका घनत्व जितना ही कम होता है उससे प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि देखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूनतम वेग किस में होता है, तो न्यूनतम वेग इन चारों में देखेंगे तो सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो सबसे अधिक अगर डेंसिटी यानी कि घनत्व देखा जाए तो कांच का होगा। तो जिसका घनत्व जितना ही अधिक होगा प्रकाश का चाल उतना ही उसमें क्या होगा, कम होगा। यानी कि सबसे अगर कम कहेगा इन ऑप्शन में तो क्या होगा आपका, कांच। लेकिन यही कहे कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है या फिर निम्न में किस में होगा, तो वो हो जाएगा आपका निर्वात में। याद रखिएगा, निर्वात में क्या होगा, निर्वात में हो जाएगा आपका अधिक, निर्वात में क्या होगा, अधिक, और कांच में क्या होगा आपका, तो कांच में सबसे कम होगा। ठीक है, अब इसके बाद से प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, दर्पण का जिक्र है और लेंस का भी है। कह रहे कि मोटर गाड़ी जो होती है उसके सामने यानी कि चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है या फिर क्या इसमें लगा होता है, तो वह होता है आपका कौन सा दर्पण होगा, तो वह होगा हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है यहाँ पे। अब देखिएगा, उत्तल लेंस का उपयोग गाड़ी के, इसको साइड मिरर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर चालक के सामने भी कहते हैं। तो देखो, उत्तल लेंस का उपयोग होने का कारण क्या है, उत्तल दर्पण का, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण क्या होता है, गाड़ी के साइड मिरर में या फिर चालक के सामने उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। यानी कि देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि अगर एक छोटा सा दर्पण हो गया आपका उत्तल दर्पण, तो उसका दृष्टि क्षेत्र जो होगा ना, यानी कि कम क्षेत्र में ही क्या होगा, अधिक एरिया को वह कवर करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई बाइक से गाड़ी अगर आ रही है ना, तो छोटा सा इसका एक चित्र बना देगा। अब देख करके चालक क्या करेगा, अपने गाड़ी को साइड में लेकर के जाएगा। एक मान लीजिए कि कोई इधर पशु आ रहा है तो उसका भी चित्र बना देगा, क्योंकि दृष्टि क्षेत्र क्या होता है इसका, बड़ा होता है। और बड़ा होने के कारण क्या होता है, बहुत सारी आकृतियों को एक छोटे से प्रारूप में दर्शा देता है। ठीक है, यही कारण है कि क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। अब यहां पे देखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। यहां पे देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो मोटर कार होता है ना, तो नहीं जिसमें लाइट जलता है उसका जिक्र कर रहा है। जो लाइट जलता है ना, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मोटर कार का जो दर्पण होता है लाइट वाला, वह क्या होता है, देखिएगा ऐसा उल्टा होता है, बिल्कुल क्या होता है, ऐसा होता है, इसमें बल्ब वगैरह लगा रहता है। ठीक है ना, ऐसे करके जिसे मान लीजिए गाड़ी के दिखला रहा है, तो ये क्या करता है, जब यहाँ से प्रकाश गुजरता है ना,
तो इसको चारों तरफ फैला देता है। चारों तरफ फैलाने से मतलब क्या है, दूर तक प्रकाश जाता है। यानी कि जो कार का जो हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। किस दर्पण का उपयोग होगा, अवतल दर्पण का। और जो गाड़ी का साइड मिरर में होता है उसका कौन सा दर्पण होता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। तो जब प्रश्न जब भी पूछेगा कि गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। और जब गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा होगा आपका, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक कम होता है, उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। अब इसके बाद से प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, तो देखिएगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह आपका काल्पनिक और सीधा बनता है। काल्पनिक और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। प्रश्न पूछता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो यहां पे कह रहा है कि समतल दर्पण, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है आपका सीधा। और प्रश्न पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक जब प्रतिबिंब कहेगा ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा आपका उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। समतल दर्पण की बात है तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। ठीक है। अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। यहां प्रश्न कर रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो देखिएगा, जो लेंस होता है, तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर। और इसे प्रायः डी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, डी इसका क्या होता है, संकेत होता है। ठीक है। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस का एसआई मात्रक होगा आपका डायप्टर, और इसे प्रायः किसके द्वारा सूचित किया जाता है, डी द्वारा। ठीक है। आगे चल के हम इसी पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करेंगे इसी अध्याय में। ठीक है। तो याद रखिए कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस का एसआई मात्रक आपका डायप्टर होता है। उसके बाद से प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। प्रकाश का जो किरण का पथ होता है उसको दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, तो यह होगा आपका किरण का आरेखन। यानी कि किरण के आरेखन के द्वारा क्या होता है, प्रकाश के पथ को दर्शाया जाता है। यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। बी में फोकस है, फिर किरण पुंज है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऑप्शन सही कौन होगा आपका, तो किरण का आरेखन। किरण के आरेखन के द्वारा क्या होता है, प्रकाश के पथ के मार्ग को दर्शाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहां पर देखिएगा, न्यूमेरिकल प्रश्न है। करे कि दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। यानी यदि किसी लेंस की क्षमता 2D यानी कि क्या है, दो डायप्टर है, तो कह रहा है कि इसका फोकसांतर यानी कि एफ क्या होगा, एफ यानी कि फोकस दूरी क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, न्यूमेरिकल प्रश्न है। और यहां से प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ हमका क्षमता यानी कि डी बराबर दिया हुआ है आपका कितना, 2D है। यानी कि लेंस का क्षमता क्या दिया हुआ है, इसको पी भी बोला जाता है। अब देखिएगा हमें निकालना क्या है, फोकसांतर यानी कि एफ का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एफ का मान। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी बराबर 1 बटा क्या होता है, एफ होता है। डी बराबर क्या हो गया आपका 1 बटा एफ। तो डी का मान कितना है, तो डी का मान हो गया हमारा 2D बराबर 1 बटा क्या हो गया आपका एफ। ठीक है। अब देखिएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 1 बटा हो जाएगा 2D। क्या हो गया यहाँ पे क्रॉस गुणा होगा ना, तो एफ का मान कितना हो गया 2D। अब जो लेंस का क्षमता जो होता है ना, वह मीटर में होता है। किसमें होता है, मीटर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मीटर यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 मीटर को किसमें बदल देंगे हम, सेंटीमीटर में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, अब बटा में क्या है आपका 2 है तो 2 हो गया। अब यहाँ पे भाग देंगे, क्या हो गया आपका, यही हो जाएगा हमारा एफ बराबर 50 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। यानी कि फोकसांतर का मान कितना निकल के आया, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर में क्या है, 50 सेंटीमीटर। यानी यदि किसी लेंस की क्षमता क्या हो, 2D हो, यानी कि 2 डायप्टर है, तो उसका फोकसांतर क्या होगा, फिर फोकस दूरी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है, इसी प्रश्न को उल्टा कर दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 20 सेंटीमीटर है, ओ 50 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता क्या होगी, बात वही है। सूत्र हम वही लगाएंगे,
डी बराबर 1/f। देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा f का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इसमें याद रखिएगा जो फोकस दूरी होता है, जो लेंस का क्षमता होता है ना, डायप्टर डी में मापा जाता है मीटर में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d बराबर 1/f। डी हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे मीटर होता है, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, मीटर दे देंगे, और बटा एफ हो गया। एफ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अब हो गया एफ। ठीक है, तो एफ बराबर हो जाएगा आपका, अब इस मीटर को किससे बदल लेंगे हम, सेंटीमीटर बदल देंगे, यानी कि 100 सेंटीमीटर, और बट्टा में क्या है आपका 50 से यहाँ पे एफ का मान दिया हुआ है, तो यही लिख लेंगे हम कितना 50, यही कटाएंगे ना, तो एफ बराबर क्या हो गया 50 दूनी 100 यानी कि 2d, यानी कि 2 डायप्टर आ गया। कितना आ गया 2 डायप्टर। तो अगर क्या होगा, अगर आपका मान लीजिए कि फोकसांतर दिया रहेगा, तो हम क्या, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। अगर फोकसांतर दिया रहेगा तो लेंस का क्षमता ज्ञात कर लेंगे, अगर लेंस का क्षमता दिया रहेगा तो क्या करेंगे, फोकसांतर ज्ञात कर लेंगे, और सूत्र क्या होगा आपका d बराबर 1/f। ठीक है, जहां पे क्या होगा आपका मीटर में होता है। अब देखिएगा, अब इसके बाद से प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहे कि प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश का जो किरण होता है उसके समूह को क्या कहेंगे, तो प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं हम लोग किरण पुंज। क्या कहते हैं, किरण पुंज। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, प्रकाश की जो किरणें होती है जब वो एक समूह में चलती है, देखिएगा ये समझ ले कि यहाँ पे ये आपका सूर्य हो गया, क्या हो गया, और सूर्य से क्या हो रहा है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, देखिए ऐसे करके आ रहा है। ठीक है ना, यह क्या हो गया आपका किरणों का समूह हो गया, क्या हो गया किरणों का समूह, और किरणों के इसी समूह को क्या कहेंगे हम लोग, ये कहेंगे आपको किरण पुंज। किरण क्या हो गया आपका पुंज, और प्रकाश जब भी चलेगा तो क्या होगा, बिल्कुल एक सरल रेखा में चलेगा, यानी कि सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका किरण पुंज। ठीक है, अब इसके बाद से इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ पे पूछता है, बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बहुत बार इस प्रश्न को देखा गया है, और हो सकता है कि इस बार भी देखने के लिए मिल जाए। कह रहे कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो देखिएगा, लेंस की जो क्षमता होती है ना, दो होती है, एक ऋणात्मक और क्या होता है आपका धनात्मक। तो जो उत्तल लेंस की क्षमता होगी वह होती है धनात्मक। क्या होगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, यानी कि हो जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, ओ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धनात्मक क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया, फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं है। उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वह क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, देखिएगा उत्तल लेंस का, यहाँ पे टिक लगाइए, नहीं तो बहुत बार मिस्टेक होता है। उत्तल लेंस क्या देखिएगा यहाँ पे छोटा है, और इसका धनात्मक का मान क्या भी है, जो इसका क्षमता है वो भी क्या है यहाँ पे देखिएगा, ऋणात्मक से क्या है, छोटा है ना, तो उत्तल लेंस हो गया तो धनात्मक होगा इसका। और अवतल लेंस का क्या होता है, अगर अवतल लेंस पूछेगा, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिएगा अवतल बड़ा है तो इसका क्या हो गया, लिखा हुआ भाषा में क्या है, बड़ा है ना, तो अवतल का हो जाएगा आपका बड़ा वाला यानी कि ऋणात्मक, और उत्तल का क्या हो जाएगा, छोटा वाला यानी कि धनात्मक। याद रहेगा ऐसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद से प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है, कह रहे कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी यहाँ पे, तो अवतल लेंस की क्षमता यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक, क्या होगा ऋणात्मक। धनात्मक किसका होता है, तो धनात्मक होता है आपका उत्तल लेंस का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, अवतल लेंस के लिए जो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होता है, वह होता है आपका ऋणात्मक। ठीक है, यानी इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। अब इसके बाद से देखते हैं प्रश्न, करे कि उत्तल लेंस से को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, तो उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, कह रहा है कि अभिसारी, उसके बाद से क्या है द्वि उत्तल लेंस, फिर क्या कर रहा है, सी ऑप्शन है आपका अपसारी, और कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस का जो अन्य जो नाम है उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा समझा रहे हैं आप लोग को, क्योंकि बार बार यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी। अगर यहीं पे कह देगा अवतल लेंस, क्या होगा, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे,
अपसारी, क्या होगा आपका? अपसारी हो जाएगा। अपसारी लेंस कहेंगे हम कौन सी? अवतल लेंस को। देखिएगा एक बार फिर से देखिए, उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी। दर्पण में इसका अपोजिट होता है, उल्टा। यानी कि अगर कहेगा आपका कि हम उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल क्या कहेगा? दर्पण। तो देखो लेंस में क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं ना, तो दर्पण में हो जाएगा आपका अपसारी। अब क्या हो जाएगा? सारी। अगर वही पूछते आपका कौन सी? उत्तल अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में क्या होगा आपका? अभिसारी हो जाएगा। यहां पे लिख देते हैं, अवतल दर्पण में क्या होगा? तो अवतल दर्पण में हो जाएगा आपका अभिसारी, ठीक है ना? अभिसारी दर्पण हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे 4 मान हम यहाँ पे लिखे हुए, जैसे देखिएगा, उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? तो अपसारी लेंस। उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे? तो अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण को क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। लेंस का उल्टा क्या होता है? आपका दर्पण में होता है, और दर्पण का उल्टा क्या होता है? लेंस में होता है। याद रखिएगा, इन बातों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कर है कि सिंपल अभी बताया कर है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे हम लोग? तो अवतल लेंस को यहाँ पे कहेंगे अपसारी लेंस। क्या होगा आपका? अपसारी लेंस, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद से देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। अब देखिए कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, यानी कि किस पदार्थ का लेंस नहीं बनता है निम्न विकल्प में। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन क्या है? जल है, फिर कह रहे कि कांच है, फिर कह रहे कि प्लास्टिक है, फिर कह रहे कि मिट्टी है। तो देखिए लेंस बनाने का उपयोग जल में होता है। जल का उपयोग होता है, जब से कांच वगैरह से लेंस बनाएंगे ना, या फिर प्लास्टिक वगैरह से, तो जल की मात्रा उसमें मिलाई जाती है। लेकिन अगर निम्न ऑप्शन में देखा जाए तो मिट्टी का इस्तेमाल कभी भी लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? कभी भी लेंस बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। अब इसके बाद से इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। अब देखिएगा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है अभी, हटा देते हैं इसको, फिर से नीचे कर देते हैं, ये दिखना चाहिए। करें कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? करें कि कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है? तो देखिएगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनेगा? यहाँ पे दिया हुआ करें कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? उत्तल, यहाँ पे दर्पण छोड़ दिया है, दर्पण होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लेंस में कुछ अलग ही होता है। देखिएगा तो कह रहे कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से छोटा बनता है। एक बात और याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने का कंडीशन होता है, ये देखिएगा, ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। देखिएगा अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। आपका अवतल दर्पण, ठीक है? अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसका क्या होता है? उठा हुआ भाग कलई किया गया रहता है, तथा धंसा हुआ भाग क्या करता है? परावर्तन सतह का कार्य करता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनने का कंडीशन होता है। अवतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा? 6 बनेगा। यही अगर बात कहेगा आपका उत्तल का, ये कौन सा दर्पण हो गया? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? उठा हुआ रहता है, नहीं, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है तथा क्या होता है? धंसा हुआ भाग कलई किया गया रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है? और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने का कंडीशन होता है वह कितना होता है? 2 होता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। और इसमें क्या होता है अवतल दर्पण में? तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 3 प्रकार का बनता है। वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, और वस्तु के क्या होता है? बराबर बनता है। यानी कि इसमें सिर्फ क्या होता है? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा। और अवतल दर्पण में क्या बनता है? काल्पनिक सीधा भी बनता है और वास्तविक और उल्टा भी बनता है, ठीक है? ओके, तो देखिएगा करें कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है? तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। कितना कंडीशन में बनता है? 2 कंडीशन में। अवतल दर्पण में कितना कंडीशन होगा? 6 कंडीशन होता है। और इसी का अपोजिट क्या होता है? लेंस में होता है।
जब उत्तल लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस में 6 कंडीशन बनेगा और अवतल लेंस में कितना कंडीशन बनेगा, 2 कंडीशन बनेगा। जब हम लेंस पर आएंगे तो इसको विस्तार से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, कह रहे कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। प्रश्न आ गया, कह रहे कि वह कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो अभी बताए कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है। और कितना कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, 6 कंडीशन में। एक एक करके हम सबको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया है तो दर्पण लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है, दिया हुआ है दर्पण। तो क्या होगा आपका, बड़ा प्रतिबिंब किससे दर्पण में बनता है, तो वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण। छोटा के लिए याद रखिएगा उत्तल दर्पण। अब इसके बाद से प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, कह रहे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश का जो परिवर्तन होता है उसका नियम कितना होता है, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। दोनों बता देते हैं। देखिएगा, पहला नियम क्या होता है, पहले थोड़ा सा यहाँ पे आकृति बना देते हैं। देखिएगा, ये क्या होता है, आपतित किरण, ये क्या होती है, परावर्तित किरण, और बीच में क्या होता है, अभिलंब। ये कोई दर्पण है, क्या है, कोई यह दर्पण है, ठीक है। तो प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका आपतन कोण आई, और ये क्या हो गया आपका आर, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर, यानी कि इंसिडेंस रे रेजिडेंस रे ऐसे करके होता है, ठीक है। तो आपतन कोण का मान क्या होता है, परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर, ये ना होगा, अरे ठीक है, आई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। पहला नियम हो गया कि क्या होता है, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर क्या आपका, डी सही है। याद रखिएगा, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। और तीनों जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन क्या कहते हैं, बिंदु, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग आपात बिंदु, ठीक है, आपात बिंदु, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अब यहां प्रश्न कर रहा है, कह रहे कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको चित्र बना करके बता रहे हैं। कह रहे कि प्रकाश की किरणें जब क्या करती है, प्रकाश की किरणें कह रहे कि हवा से जब कांच में प्रवेश करती है, हवा से किसमें प्रवेश कर रही है, कांच से। यहां पर देखिएगा, ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कि ये क्या है, कांच है, क्या है, ये कांच है। तो देखिएगा, ऊपर क्या है आपका, हवा है, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कांच। अब दोनों में सघन कौन होगा और विरल कौन होगा। सघन यानी कि क्या होता है कि जिसके परमाणु क्या हो, थोड़ा सा दूरी पे स्थित हो, ठीक है, और जिसके परमाणु क्या हो, बिल्कुल करीब हो। इन दोनों का तुलना में दूसरा माध्यम से तुलना नहीं करना है। तो इसमें हवा क्या होगा आपका, तो हवा होगा सरल, या इसको हम विरल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, विरल। यानी कि हवा क्या होगा, हवा और कांच के तुलना में सरल माध्यम, या फिर इसको हम बोलेंगे विरल माध्यम। और कांच क्या होगा आपका, सघन माध्यम होता है। कांच कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। अब देखिएगा, यहां पे एक हम लंब ले लिए, क्या ले लिए, एक यहां पे हो गया आपका लंब। तो जब प्रकाश की किरणें क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, तिरछी जब प्रकाश की किरणें का होगा, सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। सरल माध्यम से किस माध्यम में, सघन माध्यम में। इसको हम अभिलंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरणें सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना, जैसे मान लो कि इसको जाना था ऐसे, इस मार्ग में जाना था, लेकिन वो क्या करेगी, अभिलंब से झुक जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक ना। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि जब हवा से कांच में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो वह क्या होगा बालक, वह होगा आपका अभिलंब के निकट आएगी। अभिलंब के क्या करेगी, निकट। देखिएगा इधर, यानी कि अभिलंब की तरफ क्या हो रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है। प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है। अब देखिएगा, अब यहीं से क्या हो गया, जैसे मान लो कि अब क्या हो, यहाँ पे कांच हो गया और यहाँ पे क्या हो गया आपका, अब फिर यहाँ पे हवा हो गया, क्या हो गया आपका, ये वाला हवा हो गया।
तब यहां से क्या होगा, प्रकाश की किरणें ऐसे ना जाकर के क्या करेगी, ऐसे चली जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, सघन माध्यम से अब विरल माध्यम में आ रही है। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, यही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच पे आती है, या फिर यहाँ पे हवा से जल में भी कह दे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से वह दूर भागती है, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी उम्मीद है कि फिर से पूछने को देखने को लिए मिल सकता है बोर्ड में। अब देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा इधर कह रहे कि फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्य होता है, तो फोटोग्राफी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा पहला दिया आपका उत्तल लेंस, फिर आपका क्या है अवतल लेंस, फिर क्या है आपका उत्तल दर्पण। तो इन तीनों में सही ऑप्शन कौन सा है, यानी कि जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो कौन सा होगा आपका, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। कौन होगा, उत्तल लेंस। याद रखिएगा फोटोग्राफी कैमरा में किसका इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद से देखिएगा करे कि एक इस और प्रश्न करे कि साइड मिरर में किस का उपयोग किया जाता है। देखिए अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में जिक्र किया था कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, ठीक है ना, यानी कि उसमें क्या होता है, चालक को सूचना प्राप्त होती है पीछे की, ठीक है। चालक ऐसे देखता रहता है, क्या होता है, पीछे की सभी सूचनाएं प्राप्त होती है कि कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, और उसको देख करके क्या करता है, साइड से अपना चलाता है गाड़ी को। तो कह रहा है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होगा, तो गाड़ी के साइड मिरर में हो जाएगा आपका क्या, गाड़ी के साइड मिरर में क्या होता है आपका उत्तल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। जैसे मान लें कि यहाँ पे दर्पण हो गया, अभी मैंने बताया क्या होगा, उत्तल दर्पण हो गया ना। अरे उत्तल दर्पण का पड़ोत्तर छत्ता क्या होता है, उठा हुआ रहता है, और रंगा हुआ धसों को भाग क्या किया गया रहता है, कलई किया गया रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश की जब उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसका दर्पण क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, जिसके कारण बहुत सारे क्षेत्र को क्या करता है, अपने अंदर यह एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और बड़ी से बड़ी वस्तु का भी प्रतिबिंब क्या होता है, एक छोटे से दर्पण के अंदर क्या करता है, दर्शा देता है, जिससे चालक को क्या होती है, पीछे की सूचना मिलती रहती है, और चालक उसको देख करके क्या करता है, सिर्फ गाड़ी को ड्राइव करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि देखिएगा फिर यहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है, कह रहा है कि एक के अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक छोटा सा सूत्र आता है, और हमारे ख्याल से भौतिक विज्ञान का बिल्कुल पहला सूत्र है वर्ग 10 का, अगर देखा जाए तो F बराबर R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुना होती है, और फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सूत्र क्या है, F बराबर R/2। F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। यहाँ पे देखिएगा F का मान दिया हुआ है, F का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, यही होता है आपका R। वक्रता त्रिज्या का संकेत क्या होता है R, और फोकस दूरी का संकेत क्या होता है F। अब यहाँ पे हम सूत्र में रखेंगे, सूत्र क्या कहता है कि F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, दुगुना होता है। F का मान क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर बराबर है R/, कितना हो गया 2, 2 किसमें है, भाग में, तो इधर का क्या हो जाएगा, गुणा में, यानी कि 10 सेंटीमीटर गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका R। इसलिए R बराबर क्या हो गया, R बराबर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। एक नंबर वाले प्रश्न में इस तरीके से प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछा जाता है, ठीक ना। प्रश्न दिया रहेगा कि वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो कहेगा कि फोकस दूरी ज्ञात करें, और फोकस दूरी दिया रहेगा तो कहेगा कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। दोनों के लिए सूत्र क्या होगा, F बराबर R/2। क्या होगा सूत्र, F बराबर R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, ठीक है। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, ठीक है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो देखिएगा पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं हम।
ये देखिए, ये क्या हो गया आपका, एक दर्पण हो गया। और दर्पण पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपतित किरण यानी कि प्रकाश पड़ रही है और दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रही है, फिर उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में चली जा रही है। और ये क्या है आपका, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। अब ये किस में होता है देखिएगा, ये क्या हो गई आपका, आपतित किरण। आपतित किरण हो गई। और ये वाली क्या हो गई आपका, परावर्तित किरण। क्या हो गया आपका, अब देखिएगा ये तो आपका अभिलंब है ना, ये अभिलंब हो गया। अब देखिएगा यही क्या होता है, साइन आई, और साइन क्या होता है आपका, आर होता है। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहेंगे हम, आपतन कोण। अब देखिएगा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहीं पे कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्गत कोण। याद रखिएगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। अब इसके बाद से प्रश्न को देखते हैं, करे कि, ठीक है, प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण, फिर कह रहे कि उत्तल दर्पण, और फिर कह रहे कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो देखिएगा जब भी सूक्ष्मदर्शी का जिक्र करेगा ना, तो दर्पण तो उसमें इस्तेमाल होगा नहीं, उसमें लेंस इस्तेमाल होता है। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो देखिएगा आपको पता होना चाहिए सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, छोटे वस्तु के प्रतिबिंब को थोड़ा सा बड़ा दिखलाता है। और सूक्ष्मदर्शी का हम लोग इस्तेमाल ही क्या करते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। यानी कि इस अगर लेंस का उपयोग हम करते हैं सूक्ष्मदर्शी में, तो बड़े जो छोटा वस्तु होगा उसका भी क्या होगा, आकार थोड़ा सा बड़ा दिखलाई देगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है, तो क्या होगा आपका, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। करें कि किस लेंस का, ओ गड़बड़ हो रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करें कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा लेंस होगा जिसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, देखेंगे यहाँ पे। देखिएगा अभी हमने बताया था, देखिए दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, लेंस का अपोजिट होता है, और लेंस का प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के अपोजिट होता है। देखिएगा, तो कह रहा है कि किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जो अवतल लेंस होता है ना, उसमें क्या होता है आपका, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, बस हो गया। अब अवतल देखिएगा, अभी मैंने बताया था कि उत्तल जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, दो कंडीशन बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, और दोनों क्या होता है, काल्पनिक बनता है। अवतल लेंस में क्या होता है, 6 कंडीशन होता है, और उसमें क्या होता है, काल्पनिक बनता है और आपका क्या बनता है, वास्तविक बनता है। उसी तरीके उसी का अपोजिट क्या होता है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में दो प्रतिबिंब बनता है, और दोनों क्या होता है, काल्पनिक होता है। यानी कि काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होता है। और अगर उत्तल लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस में 6 कंडीशन बनेगा प्रतिबिंब बनने का, और यहाँ पे क्या होता है, काल्पनिक भी बनता है और आपका वास्तविक और उल्टा भी बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद से कह रहा है, करे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वह आपका होता है उल्टा। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए सीधा। ठीक है, अब इसके बाद से हम देखेंगे 27 नंबर प्रश्न को। यहां पे कह रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी हो, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। थोड़ा सा इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिएगा, ये आपका लेंस हो गया, अवतल लेंस, दो पार्ट में इसको जोड़ा गया, एगो पार्ट आपका ये हो गया और एगो पार्ट ये हो गया। तो देखिएगा इसका जो फोकस बिंदु होगा ना, ये वाले पहले भाग का, ये दूसरा भाग मान लीजिए, तो इसका फोकस एगो इधर होता है F1, इसका फोकस क्या होगा, इधर हो जाएगा आपका F2।
यानी कि लेंस में फोकस कितना होता है, तो लेंस में 2 फोकस होता है। कौन फोकस होता है लेंस में? 2 फोकस होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ये सही होगा। ठीक है, ये देखिएगा लेंस में 2 फोकस भी होगा और लेंस में 2 वक्र त्रिज्या भी होता है। ठीक है, तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, और वक्र त्रिज्या भी कितना होता है? 2 होता है। अब इसके बाद से कह रहा है कि 28 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में क्या होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से बड़ा बनता है। यानी कि अगर मान लें कि छोटी सी भी अगर दाढ़ी आपको दिख रही है, अगर छोटा होगा ना तो उसमें बड़ा दिखलाएगा इतना, अब फिर क्या करेगा वो? शेविंग करने वाला आपको ऐसे लेकर के क्रॉस कर देगा।